तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एसजीएल सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सदिश बीजगणित से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, दो इकाई सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2005, 6, 11, 12 और 18 में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से अंदाजा लग चुका होगा कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे बिना देरी किए हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर लेते हैं। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, यानी इसे दो बार डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो आइए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए कैप डॉट ए कैप, तो ए कैप डॉट ए कैप हो गया। फिर ए कैप डॉट बी कैप, और यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस ए कैप डॉट बी कैप। फिर इस बार माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो लिखेंगे माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और फिर बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी कैप डॉट बी कैप। फिर ए कैप डॉट ए कैप, ये क्या हो जाएगा, मॉड ए कैप का होल स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इस तरह से ये होगा ए कैप डॉट बी कैप, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। बी डॉट बी को जैसे इसे मॉड ए का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ऐसे इसे मॉड बी का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। तो ये मॉड ए कैप, ये ए कैप है क्या, इकाई सदिश है। और इकाई सदिश किसे कहते हैं? वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, यानी जिनके मॉड का मान एक होता है, उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ए डॉट बी कैप और ए डॉट बी कैप, दोनों पे ही सिंबल से में तो जुड़ जाएगा। तो हो गया एक 2 ए कैप बी कैप, 2 ए कैप डॉट बी कैप, और प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी इकाई सदिश का परिमाण एक होता है इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1। फिर हम जानते हैं कि ए डॉट बी कैप, सॉरी ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, तो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये दो सदिशों का आदेश गुणन है। मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो चलिए इसकी जगह पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए फिर बी और फिर हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों सदिशों ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण है। और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो ये होगा 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस 2। ए कैप इकाई सदिश का परिमाण एक होगा, यहाँ पे बी कैप है, बी कैप भी इकाई सदिश है, इसका परिमाण भी एक होगा, और ये होगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो 2 सॉरी ये 1 और 1 2 मैंने ऑलरेडी लिख चुका है तो इसे हम अब नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 2 कॉस थीटा। आगे देखते हैं। दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1 माइनस, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो फिर माइनस का 2 होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, यहाँ पे बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और हम किसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो हम फाइंड कर रहे हैं ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे यहाँ पे भी स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये स्क्वायर हट जाएगा तो ए कैप माइनस बी कैप होगा, और यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो केवल और केवल साइन थीटा बाई 2 होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत ही सरलता से ये प्रश्न सिद्ध हुआ। जितना सरल है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 2005, 2006, 11, 12 और 18 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप सबको ये जबरदस्त ही समझ में आया होगा। कुछ चीजें यहाँ पे हमने इस स्टेप में नहीं लिखी है, जिसे हम अब लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा है कि ए कैप डॉट ए कैप क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का होल स्क्वायर, यानी मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। एक चीज मैंने और यहाँ पे लिखी है, बी डॉट ए को ए डॉट बी मैंने लिख दिया है। तो ये क्या होता है, ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो बी डॉट ए के इक्वल होती है, इसलिए मैंने ए डॉट बी को बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया है। तो अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम बहुत ही आसानी से हल करते हैं। ये परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, अर्थात ये ए बी और ये सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और एक दूसरे के बराबर भी होंगे। ऐसे ही बी सी की जो वैल्यू होगी वो ए डी के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। हालांकि हमें इसका अभी कोई काम नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें संलग्न भुजाएं दी गई हैं। संलग्न भुजाओं का मतलब होता है कोई भी दो लगातार भुजाएं, जैसे कि ए बी और बी सी ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार बी सी और सी डी ये दोनों भी संलग्न भुजाएं हैं। सी डी और डी ए भी संलग्न भुजाएं हैं। अगर हम ऐसा कहें कि ए बी और सी डी संलग्न भुजाएं हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो लगातार भुजाओं को संलग्न भुजाओं कहते हैं। जब ए बी और सी डी ये संलग्न भुजाएं नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के विपरीत है या एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हैं। तो ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। तो चलिए इसे हम वेक्टर ए मान लेते हैं और इसे हम वेक्टर बी मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है मॉड ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कैसे फाइंड किया जाता है, तो हमें पहले लिखना चाहिए i कैप, फिर j कैप और फिर k कैप। अगली बार 3, 1 और 4, क्योंकि i कैप के मल्टीपल में 3 है, j कैप के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, और 4 यहाँ पे 4k कैप है, यानी k का मल्टीपल कौन है, 4 है। तो 3, 1 और 4 यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 1 और 4। फिर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है। तो 1 -1 और 1, 1 -1 और 1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे i कैप
और इस आई कैप वाले को भूल जाएंगे, फिर इसे भूल जाएंगे, तो 1 1 जा 1, फिर लगाते हैं माइनस, और 4 1 जा 4, यानी माइनस का 4 होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से ही सूत्र में रहता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इसी तरह से इस बार हम जे कैप के लिए माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे जे कैप। फिर अगली बार जे को भूल जाएंगे, यानी जे जिस लाइन में है उस लाइन को भूल जाएंगे, जे इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी, इसको भूल जाएंगे। और क्या बच रहा है, 3 1 बच रहा है और 1 4 बच रहा है, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और माइनस लगाएंगे और 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फार्मूले में ही होता है। अगला है के कैप, तो के कैप के लिए यहाँ पे प्लस लगाया जाएगा, और फिर के कैप में जिस लाइन में है उसको भूल जाएंगे, और इस लाइन में है तो यहाँ पे भी भूल जाएंगे, तो 3 1 जा 3 यानी माइनस का 3 होगा, और माइनस 1 1 जा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5, 5 आई कैप, माइनस 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 जे कैप, और माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस और माइनस का 4 के कैप। यहाँ पे लिखेंगे 5 आई कैप, और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और लिखेंगे जे कैप। प्लस का 1 होगा तो 1 नहीं लिखा जाएगा, केवल जे कैप लिखा जाएगा, और ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये के कैप हो जाएगा। और अब हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें बस क्या चाहिए, मॉड चाहिए इसका। तो चलिए मॉड भी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। सॉरी 1/2 नहीं रहेगा, केवल और केवल ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि अगर 1/2 लगा देंगे तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। तो चलिए 1/2, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट में आई कैप के मल्टीपल में 5 है तो 5 का स्क्वायर, जे कैप के मल्टीपल में 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के कैप के मल्टीपल में -4 है तो -4 का स्क्वायर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस होना ही चाहिए, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल किसी सदिश का परिमाण कहलाता है। तो पहले इनके वर्गों का योगफल निकालेंगे, और फिर इसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं किसी भी वेक्टर का परिमाण। तो चलिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर 1, और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 एक 26, और 26 और 16 42, यानी अंडर रूट 42 वर्ग मात्रक। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक होगा वर्ग मात्रक। तो अगला प्रश्न है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड के इक्वल हो, यानी बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 अंश पे है। तो जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो क्या होता है, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। जब a और b एक दूसरे के लंबवत होंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 0 होता है। तो हमें बस इतना प्रूफ कर देना है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 होगा। बस इतना प्रूफ कर देने से ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत है। तो आइए बिना देरी किए इसे कंप्लीट करते हैं। दिया है, ये प्रश्न परीक्षा 2005, 2006, 7, 9 और 2011 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी के बुक में भी है। दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
इसे भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसे हम लोग डॉट के रूप में लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस बी का ए से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, फिर प्लस बी का डॉट बी से करेंगे तो होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसी प्रकार इधर भी होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फिर बी का ए में करेंगे तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और बी का बी में करेंगे तो होगा प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए डॉट ए इधर भी है और ए डॉट ए इधर भी है, बी डॉट बी इधर भी है, बी डॉट बी इधर भी है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा। यहाँ पे होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, और ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, इसके क्रम को चेंज कर सकते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट हो तो क्रम को चेंज किया जा सकता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर यही क्रॉस होता तो बी क्रॉस ए होता, तो जब इसे ए क्रॉस बी लिखते तो यहाँ पे इसका चिन्ह बदल जाता, यानी ये माइनस हो जाता। इसी प्रकार इधर माइनस में ए डॉट बी है और ये माइनस में बी डॉट ए को फिर से हम ए डॉट बी लिख लेंगे, तो एक और एक दो होता है, यानी 2a डॉट बी होगा, और इधर भी माइनस 2a डॉट बी होगा। अगली बार इसे हम इधर लेके आएंगे तो होगा 2 वेक्टर ए डॉट बी, और ये भी प्लस का हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी और इज इक्वल टू 0। इसे हम इधर लेके आएंगे तो भी प्लस का हो जाएगा। फिर लिखेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, और 4 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 0 है, और जब ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत है। तो आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक वृत्त का प्रमेय है। जब हम लोग क्लास 10th में वृत्त वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रमेय होता है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एक प्रमेय होता है, उसे हम लोगों को सिद्ध करना होता है। तो आज हम इसे सदिश विधि से सिद्ध करेंगे। ये प्रश्न 2006, 7, 11, 18 यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए इसे हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से इसे सिद्ध कर देते हैं कि क्यों अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। जिसके केंद्र को मानेंगे कि इसका केंद्र मूल बिंदु पे है। फिर एक हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल ABC यानी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। हमने ये मान लिया कि इस अर्धवृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पे है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो हम ये मान लेते हैं कि बिंदु A का जो स्थिति सदिश है OA वो वेक्टर A है। बिंदु B का जो स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश यहाँ पे होगा। बिंदु B का जो स्थिति सदिश है उसे हम वेक्टर OB मान लेते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर B। और इसी प्रकार बिंदु C का स्थिति सदिश को हम मान लेंगे वेक्टर C, जिसे हम OC से प्रदर्शित करेंगे और ये हो जाएगा वेक्टर C। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर OA, ये हो जाएगा वेक्टर A, और वेक्टर OC इसे हम C लिख देते हैं और ये हो जाएगा वेक्टर OB, इसे हम वेक्टर B लिख देते हैं। अब जरा हम ध्यान से देखें तो ये वृत्त की त्रिज्या OA होगी और ये भी वृत्त की त्रिज्या OC होगी, यानी और आपको ये पता है कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं एक दूसरे के
बराबर होती है। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि दो सदिश जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं और बराबर होते हैं तो उन्हें हम ऋणात्मक सदिश कहते हैं। यानी वेक्टर ए का जो ऋणात्मक सदिश होगा वो वेक्टर सी होगा। इसका मतलब ये है कि वेक्टर सी की जो वैल्यू होगी वो माइनस वेक्टर ए के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? हमने आपको विपरीत सदिश की परिभाषा बताई कि जब दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विपरीत सदिश कहते हैं। और यही जो वेक्टर ओ ए है वो वेक्टर सी का विपरीत सदिश है, क्योंकि इनके परिमाण बराबर हैं। ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों की लंबाइयां बराबर है, इसलिए वेक्टर सी वेक्टर ए का विपरीत सदिश होगा, क्योंकि इनकी दिशाएं ठीक विपरीत है। वेक्टर ए की दिशा इधर है और वेक्टर सी की दिशा इधर है, तो इसलिए वेक्टर सी जो होगा वो ए का ऋणात्मक सदिश होगा, यानी वेक्टर सी की वैल्यू माइनस वेक्टर ए हो जाएगी। अब हम देखते हैं वेक्टर ए बी क्या होगा। वेक्टर ए बी क्या होगा? तो ये होगा वेक्टर ओ बी और माइनस ओ ए। वेक्टर ए बी ओ बी माइनस ओ ए होगा। ओ बी की वैल्यू कितनी है? ओ बी की जो वैल्यू है वो वेक्टर बी है माइनस, और ओ ए की वैल्यू कितनी है? वो है ए। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। इसी प्रकार हम वेक्टर बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वेक्टर बी सी की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर बी सी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ओ सी और माइनस वेक्टर ओ बी। स्थिति सदिश की परिभाषा में हमने आपको बताया है कि वेक्टर ए बी की जो वैल्यू होती है वो बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाया जाता है। तो बी का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ बी होगा, और ए का स्थिति सदिश क्या होगा? वो ओ ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार ए बी यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या होगी? सी का स्थिति सदिश ओ सी में से बी के स्थिति सदिश ओ बी को घटाएंगे तो हमें वेक्टर बी सी का मान मिल जाएगा। तो चलिए ओ सी की वैल्यू कितनी है? ओ सी की जो वैल्यू है वो सी के बराबर है, और माइनस ओ बी की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। और अभी अभी हमने आपसे ये बताया है कि वेक्टर सी वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश है, तो सी की वैल्यू को हम माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए और फिर ये माइनस बी, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अब हमें इस एंगल को 90 प्रूफ करना है, यानी एंगल ए बी सी को 90 प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का जो डॉट गुणन है वो 90 है, सॉरी डॉट गुणन जो है वो 0 है। तो जब ए बी डॉट बी सी की वैल्यू 0 आ जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, और लंबवत है तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का ही कोण मिल रहा है। तो आइए प्रूफ करते हैं। हम निकालेंगे वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है? बी माइनस ए है, तो रख दीजिए बी माइनस ए, फिर डॉट, यहाँ पे क्या होगा? माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। माइनस को हम साइड में कर लेते हैं, इसे लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और डॉट इसे लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, क्योंकि बी को पहले लिख सकते हैं, को बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है। तो चलिए बी का डॉट बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर होगा, फिर बी का ए से करेंगे तो प्लस का बी डॉट ए होगा, फिर ऐसे ही ए का बी से डॉट करेंगे तो माइनस का ए डॉट बी होगा, और ए का ए से करेंगे माइनस ए डॉट का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये वेक्टर बी डॉट ए है तो इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी, इसे क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी लिख सकते हैं, और ये माइनस का फिर ए डॉट बी है, और माइनस ये मॉड ए का
होल स्क्वायर है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम चीज है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। जितना परिमाण इस वेक्टर का होगा उतना परिमाण इस वेक्टर का भी होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए मॉड ए की जो वैल्यू होगी यानी वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो और वेक्टर बी का जो परिमाण होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए क्योंकि वेक्टर बी का जो परिमाण है वो वेक्टर ए के परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए ए बी डॉट वेक्टर बी सी इज इक्वल टू होगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर बी की जो वैल्यू वेक्टर ए के बराबर है, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू मॉड वेक्टर ए के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे मॉड ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस मॉड ए का स्क्वायर, और इस तरह से समान समान चीजें घट जाएंगी और शून्य आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, शून्य। इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया है कि वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 0। इसलिए वेक्टर ए बी तथा वेक्टर बी सी परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, और इसलिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। और जब ए बी और बी सी एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये 90 का होगा। और इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।